आपका भरपूर स्वागत है परीक्षा रस चैनल में। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राक इतिहास, दूसरा आदि इतिहास, तीसरा है ऐतिहासिक इतिहास। ऐतिहासिक इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। ऐतिहासिक इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन भाग और आधुनिक काल। इतिहास को हम प्राचीन इतिहास, प्राचीन काल, मध्यकालीन भाग और आधुनिक इतिहास के रूप में हम बांटते हैं। हम प्राक किसे कहते हैं, प्राक इतिहास किसे कहते हैं, ये देखते हैं। ऐसे साक्ष्य जो हमें कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हों, ना ही हमें कोई प्रमाणित वस्तु मिली हो, ना ही इतिहास में कोई ऐसी चीज़ मिली हो जिसे हम देख या समझ सकें, केवल कल्पना मात्र करते हैं। प्राक इतिहास क्या है? केवल कल्पना मात्र है। इसमें कोई नहीं तो प्रमाणित साक्ष्य है, नहीं कोई है, नहीं आकृति है, कुछ भी नहीं है, स्पष्ट रूप से हम जानते भी नहीं हैं। तो इसको हम कहते हैं प्राक इतिहास काल को। हम इससे प्राक इतिहास को केवल हम कल्पना कर सकते हैं, हम इसे पढ़ते नहीं हैं, केवल कल्पना से ही हम इसको फाइनल कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आदि इतिहास। आदि इतिहास वो इतिहास है कि जो विशिष्ट रूप से चित्र, आकृतियाँ और प्रमाणित स्वरूप मिले हैं, लेकिन हम इन्हें स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं सकते। प्राक इतिहास के बारे में हम सुन लिया हमने, और हम पढ़ रहे हैं आदि इतिहास। आदि इतिहास क्या है? जो स्पष्ट रूप से, विशिष्ट रूप से चित्र, आकृतियाँ हैं, लेकिन हम उन्हें स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं पाए हैं, वो क्या कहलाता है? आदि इतिहास। आदि इतिहास कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता आदि इतिहास ही है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? आदि इतिहास है। हम इसे बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? आदि इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जो आज की क्लास है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। देखते, पश्चिम उत्तर भारत में लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्रफल है, जो हमने लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर अभी तक ज्ञात स्थलों से है। इस हमने NCERT से लिया हुआ है। ये डाटा लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो पश्चिमी उत्तर भारत में लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र में है, जो विस्तृत है। ये लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है अभी तक। ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है, जैसे कि उत्तर में से चिन्नाब नदी है। उत्तर में क्या है? चिन्नाब नदी है, जो अखनूर के निकट मादा तक है, और पश्चिम में सुतकांगेडोर तक है, ये दासक नदी है। सुतकांगेडोर तक क्या है? दासक नदी है। और दक्षिण में गोदावरी है, जो दाइमाबाद तक है, और पूर्व में जो हिंडन नदी है, जो आलमगीर तक है। ये एक त्रिभुजाकार है। ये कैसा है? त्रिभुजाकार है। ये क्या है? त्रिभुजाकार है। देखो, ये लंबाई में जो है 1400 किलोमीटर है, और जो चौड़ाई में जो है ये 1600 किलोमीटर है। ठीक, अच्छे से समझते हैं। देखो, उत्तर में जो है मांडा है, वो कश्मीर में है, जो चिन्नाब नदी के पर है, और दक्षिण में जो दैमाबाद है वो महाराष्ट्र में स्थित है, जो गोदावरी नदी है। और पूर्व में जो आलमगीर है, आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो हिंडन नदी में है। कहाँ है? हिंडन नदी में। और पश्चिम में जो है सुतकांगेडोर है। पश्चिम में क्या? सुतकांगेडोर है, जो बालूचिस्तान में है, जो दासक नदी पर है। बालूचिस्तान में जो किस पर है? दासक नदी पर है पश्चिम में। तो हम इसे हम मैप में समझ लेते हैं। देखो, ये मांडा है, और ये आलमपुर है, और ये यहाँ पर दाइमाबाद है, और ये इस तरीके से ये त्रिभुजाकार है।
ये क्षेत्र क्या है, त्रिभुजाकार है। ये क्षेत्र क्या त्रिभुजाकार है। देखो आगे हम बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है जो वो सुत कांगेडोर में है, जो बलूचिस्तान में स्थित है। और सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थल जो है मांडा, वो कश्मीर में स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है, कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है। सबसे दक्षिणी स्थल क्या है, दैमाबाद है, जो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। बहुत ही अद्भुत क्लास है। हम इसको पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी स्थल सारे जान लेंगे और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का, आलमगीर है, जो उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी स्थल कौन सा, सुत कांगेडोर है, जो बलूचिस्तान में है। और सबसे उत्तरी जो स्थल है वो क्या है, मांडा है, जो कश्मीर में स्थित है। और सबसे दक्षिणी स्थल जो है दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी नदी देखते हैं, जो हिंडन नदी है। सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, हिंडन नदी है। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी नदी जो है दासक है। कौन सी नदी है, पश्चिमी नदी दासक नदी है। और सबसे उत्तरी नदी जो है चिन्नाब है। सबसे सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे उत्तरी नदी कौन सी है, चिन्नाब है। और सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है, गोदावरी है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो जलीय सीमा है वो 1300 किलोमीटर है। जलीय सीमा कितनी है, 1300 किलोमीटर है। जलीय सीमा कितनी है, 1300 किलोमीटर है। हम सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, आप बता सकते हैं। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ये क्वेश्चन आया है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये है कौन सा, इसमें डी सही है। इसमें कौन सा सही है, डी सही है। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार जो है 1600 किलोमीटर है। और उत्तरी और दक्षिणी विस्तार जो है कितना है, 1400 किलोमीटर है। और सिंधु घाटी का मैंने अभी बताया था 1600 किलोमीटर जो पश्चिमी विस्तार है, और दक्षिणी विस्तार कितना है, 1400 किलोमीटर है। और सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, जो मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला स्थान जो है हड़प्पा है, जो अभी पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजने वाला स्थान जो है हड़प्पा है, जो किस में है, पाकिस्तान में है। अब हमारी अगला हेडिंग है खोज एवं उत्खनन। खोज एवं उत्खनन। तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैनसन नामक अंग्रेज जो विद्वान ने हड़प्पा के टीले की खोज की तथा यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त की थी। कब की थी, 1826 में। किसने, चार्ल्स मैसन नामक अंग्रेज विद्वान ने हड़प्पा के टीले की खोज की तथा यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त की। किंतु इस समय कोई उत्खनन नहीं हुआ और ना ही कोई बड़े पैमाने पर कार्य आगे बढ़ा। क्यों, 1853 से जो 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची और से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। इस समय ब्रिटेन बंधुओं जो जॉन बंटल थे, विलियम ब्रिंटन थे द्वारा भी प्राचीन काल की कुछ ईंटें प्राप्त की गई, किंतु पुनः इस ओर ध्यान नहीं दिया गया।
1921 में भारतीय पुरातत्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के जो निर्देश पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में जो हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई, इससे पुरातत्व विभाग का ध्यान विशेष रूप से इस सभ्यता की ओर पुरातत्व विभाग का ध्यान जो है विशेष रूप से सभ्यता की ओर हुआ, इस सभ्यता की ओर आकर्षित हुआ। इस सभ्यता में इस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला प्रारंभिक स्थल एवं प्रारूप स्थल है। हड़प्पा की खोज के बाद से वर्तमान तक इस सभ्यता के लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। हड़प्पा खोज के बाद वर्तमान तक इस सभ्यता के कितने स्थानों की खोज की जा चुकी है? 1500 स्थानों की खोज की जा चुकी है, जो वर्तमान में अभी भी क्या है? क्रम जारी है। वर्तमान में जो अभी भी क्रम क्या है? जारी है। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किस तरीके से रखा गया, ये चीज़ देखेंगे, और क्या इनके नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है पहला हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति और कांस्ययुगीन सभ्यता। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। पहला नाम जो है हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से रखा गया। हड़प्पा पाकिस्तान में है जो अभी। इस सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला पहला स्थल है। हड़प्पा जो है इस सभ्यता का उत्खनन किए जाने वाला पहला स्थल है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस सभ्यता को किसके नाम से? हड़प्पा सभ्यता से भी जाना जाता है। दूसरा नाम था सिंधु घाटी। कैसे पड़ा? हड़प्पा की खोज के बाद प्रारंभ में जब इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खोज की गई एवं उत्खनन किया गया, तो अधिकांश स्थल सिंधु घाटी नदी के क्षेत्र में पाए गए, और इसलिए इस सभ्यता को हमने सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तीसरा नाम जो है वो है सरस्वती घाटी सभ्यता। सरस्वती घाटी सभ्यता क्यों नाम था वो देखें हम। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1100 स्थलों की खोज सिंधु तथा गंगा नदी घाटी के मध्य क्षेत्रों में हुई। प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इन दोनों नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में एक सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। अतः इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता के उपनाम से भी जाना जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति, ये भी एक नाम है दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। ये कैसे पड़ा? अपनी समकालीन सभ्यताओं के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से पक्की ईंटों के घर, पक्की सड़कों का निर्माण, सुनिश्चित जल निकासी की प्रणाली और सुनियोजित नगर व्यवस्था इत्यादि के प्रमाण मिले। इस प्रकार नगरीय विशेषताओं के धारण करने के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास के प्रथम नगरीकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। समझ में आया आपके? पक्की ईंटों के घर, पक्की सड़कों का निर्माण, बहुत ही सुनियोजित जल निकासी की प्रणाली और नगर व्यवस्था आदि जो थी सुनियोजित थी। इस प्रकार इन विशेषताओं के कारण इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीकरण में स्वीकार कर लिया गया। अगला नाम जो है वो है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता कैसे पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे में टीन मिलाकर बने कांस्य के उपकरणों को बड़े पैमाने पर खोज हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता में भारत में पहली बार कांस्य के प्रयोग का प्रचलन प्रारंभ हुआ
और इसलिए इस कांस्ययुगीन सभ्यता को नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे किससे जाना जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु जो थी वो क्या थी? तांबा थी। पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको याद रखना है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मनुष्य द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। इसमें क्वेश्चन भी बन जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं भी हुई उसी समय, वो कौन कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहले मेसोपोटामिया, दूसरी मिस्र सभ्यता। इसे मेसोपोटामिया को हम सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, और इसको नील नदी घाटी सभ्यता। ठीक, इनके बारे में भी हम जानते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो हम कहेंगे ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हम देखते हैं, हम मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करने तथा प्रासंगिक मुद्दों पर ही हम इन सभ्यताओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसका कालक्रम देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका कालक्रम। इसका कालक्रम क्या रहा था? इस सभ्यता का कालक्रम जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के अनुसार बारे में हम प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। इसमें कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, इसमें भी मतभेद है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, और दूसरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को लंबवत उत्खनन में समस्या का कारण है। कोई ऐसा सुस्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है जिसके आधार पर हम इस सभ्यता को सही काल को ज्ञात किया जा सके, क्योंकि हालांकि खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेषों के माध्यम से रेडियो कार्बन विधि द्वारा इस सभ्यता काल को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। रेडियो कार्बन विधि द्वारा हम इस सभ्यता को पहचान सकते हैं, किंतु इसमें भी एक प्रमुख समस्या यह है कि प्राप्त स्थलों को अभी तक पूर्णतः खुदाई नहीं हुई है। पूर्णतः क्या नहीं हुई है? खुदाई नहीं हुई है। इसलिए अभी तक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर इस सभ्यता की कालावधि को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है, किंतु इससे स्पष्ट है कि ये अवशेष अभी अंतिम नहीं है और नीचे खुदाई होना बाकी है। संभवतः भविष्य में इस प्रसंग में अधिक और स्पष्टता आ सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता का आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, जिस इतिहास के विशिष्ट रूप, चित्र, आकृतियाँ प्रमाणित हों लेकिन स्पष्ट रूप से हम पढ़ नहीं सकते, उन्हें हम आद्य इतिहास काल कहते हैं। तो आद्य इतिहास काल से तात्पर्य है कि इस सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। रेडियो कार्बन विधि के आधार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इतिहास, अब देखते हैं इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण काल कहलाता है और आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता और ऐतिहासिक है 1857 की क्रांति। एक क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, या उत्तर ऐतिहासिक काल में, या आद्य ऐतिहासिक काल में? तो आपको पता है किस में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है।
सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्पत्ति। हम इस चीज़ को हम अगले वीडियो में देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्पत्ति किस तरीके से हुई।